दोस्तों, परीक्षा से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आरओ 2023 जो कि परीक्षा हुई थी 11 फरवरी 2024 को, और हाल ही में संपन्न बिहार पीसीएस जो कि 17वीं बीपीएससी थी के 3 क्वेश्चन पेपर एक साथ हल करेंगे। यहाँ पर जो भी डेटा अपडेटेड होंगे उनको अपडेट कर दिया गया है ताकि आप प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दे पाएँ एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम लोग पीसीएस 2023 का क्वेश्चन पेपर, और इसके बाद हम लोग हल करेंगे आरओ का पेपर। देन आफ्टर हम हल करेंगे बीपीएससी का पेपर। और सभी में जो जीएस के क्वेश्चन हैं ये सभी प्रश्न देखेंगे, और करंट के जो प्रश्न हैं उनको अपडेट कर दिया गया है। चलिए देखो, जो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान का सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र यह भाग 8 में है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यह भाग 10 में, ये भी सही है आपका। अधिकरण जो है ये आपका गलत दिया गया है, और ये जो आपको मिलेगा ये भाग 14A में मिलेगा, ठीक है। बाकी जो राजभाषा है यह भाग 17 में दिया गया है, करेक्ट है। ये आपका सुमेल करवाना था। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कराना था। तो अनुच्छेद 324 इसमें क्या मिलेगा आपको, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 315 में आपको मिलेगा लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी यूपीएससी। और अनुच्छेद 280 जो है इसमें आपको वित्त आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। और 338 जो है इसमें एससी कमीशन के बारे में बात की गई है। और यही भी याद रखना कि जो आपका 338A है इसमें एसटी कमीशन के बारे में बात की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 में। यहाँ पर आपको सभी घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो याद रखना कि 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान प्रवृत्त कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी था ये आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि 2 कथन दिए गए थे। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ए आपका माना जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के बारे में यहाँ पर 2 कथन है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, ये सही है। और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, ये आपका गलत होगा। तो केवल पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो फ्रेंड्स ये थी मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है सी, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, जो कि गलत है। राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको 4थी अनुसूची में, जबकि जो 9वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के ऐसे कानून हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बाकी सब यहाँ पर आपके सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर डिटेल में ये सारे क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो इस पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र ये है कि आप सभी प्रश्नों से अवगत हो जाएं और उसका सही आंसर मैं आपको बता दूं। बहुत अधिक व्याख्या आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उद्देश्य है क्विक रिवीजन का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो इसका उत्तर है 15 वर्ष, ऑप्शन सी। अभिकथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या है। संघ वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, जो कि गलत है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं जबकि 4 सदस्य होते हैं, कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं देता है, ये अपना प्रतिवेदन जो है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो केवल जो है यहाँ पर ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के बारे में 2 कथन है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने की समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है, करेक्ट है।
संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, 11 का विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं भारत की जो महान्यायवादी हैं उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ये सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो फिलहाल जो है ये आपका गलत है, केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद है भारत के एक राज्य में विधानसभा परिषद के गठन के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। तो 13 का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। विधान परिषद का जो उल्लेख होता है ये अनुच्छेद 171 में किया गया है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में 2 यहाँ पर कथन है। पहला कथन है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। संसद के सचिवालय के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, करेक्ट है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी आपका सही है। दोनों विकल्प आपके सही हैं। निम्न कथनों में ग्राम सभा से संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ग्राम सभा के बारे में कथन है, पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, ये सही है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ये भी आपका सही है। बी विकल्प है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, जो कि गलत है। देखो, ग्राम सभा की जो शक्तियां होती हैं इसका निर्धारण केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा उत्तर बनेगा। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग, विकल्प बी आपका सही है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन जो किया था 1977 में की प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात कही गई थी, सही बात है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये आपका गलत है। खंड नहीं बल्कि यहाँ पर आपका जिला होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबंधित होगा? तो राष्ट्रपति को, विकल्प सी। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसमें है यातना के विरुद्ध निषेध, यह अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। कायतरा विधि 20(1) में है, दोहरे दंड की धारा 20(2) में है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी यह 20(3) में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो ध्यान देना कि इसका जवाब है पर्यावरण का संरक्षण। ये जो पर्यावरण का संरक्षण है ये आपको नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 क में मिलेगा, जबकि मौलिक कर्तव्य के 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। तो सही जवाब विकल्प बी है। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में 2 कथन है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में अनुच्छेद 109 के बारे में बात हो रही है कि आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेज। तो यहाँ पर आर्टिकल 109 दिया गया है जो कि होना चाहिए था 108। तो पहला जो है आपका ये गलत हो जाएगा। द स्पीकर प्रेसिड्स द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका सही है। तो केवल दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के बारे में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आते हैं यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, विकल्प ए आपका करेक्ट है। मिलिंद पन्नु तथा राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। तो जो मिलिंद पन्नु नामक किताब है, पूछ रहे हैं कि इसमें राजा मिलिंद और एक जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके बारे में बातचीत है। तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम पूछ रहे हैं जो कि होगा नागसेन अकॉर्डिंग टू कमीशन, लेकिन इसका विकल्प ए भी आपका सही है क्योंकि नागार्जुन और नागसेन एक ही व्यक्ति थे। चरक संहिता में कितने अध्याय हैं? तो 120 अध्याय हैं। और कितने खंड हैं? तो 8 खंड हैं, विकल्प ए आपका करेक्ट है। वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागदू होता था वो भागदू मतलब राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, तो रेवेन्यू कलेक्टर को कहते थे भागदू। ठीक है, ये रट लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद है आपका ये देखो पुरातात्विक स्थल है और ये वर्तमान स्थान में कहाँ पर स्थित है। नेवासा आपको मिलेगा कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में मिलेगा, ईसमपुर मिलेगा आपको कर्नाटक में, डिडवाना मिलेगा आपको राजस्थान में, और गुड़ियाम गुफा मिलेगी आपको तमिलनाडु में। कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा स्थल में जो पूर्वी सीमांत है ये आपको मेरठ के आलमगीरपुर में मिलेगा,
तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसके बाद है पुराणों के बारे में। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, सही बात है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। इसके बाद कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखो यहाँ पर जो न्याय दर्शन गौतम ऋषि के द्वारा प्रचारित किया गया था, तो विकल्प सी ही केवल आपका यहाँ पर करेक्ट है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था, ये गलत है आपका। वह कब आया था? तो 1608 में आया था और जहांगीर के दरबार में आया था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो केवल दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। खरीदादार कौन होते थे? तो देखो यहाँ पर जो विकल्प है खरीदादार, ये कौन होते थे? तो खरीदादार जो होते थे फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, विकल्प ए आपका करेक्ट है। ये यहाँ पर आपको किताबें दी गई हैं और पूछ रहे हैं कि इसका विषय क्या होगा। जैसे कि बात करें तो मिराते सिकंदरी में आपको गुजरात विजय के बारे में वर्णन मिलेगा, ये आपका इस प्रकार से मैच हो जाएगा। बुरहाने माशिर में बहमनी के अहमदनगर का साम्राज्य दिया गया है, तो बहमनी का जो अहमदनगर साम्राज्य है ये यहाँ पर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद रियाज उस सलातिन, तो रियाज उस सलातिन में क्या है? बंगाल का इतिहास दिया गया है। और रियाजुल इंसा जो है यह महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है, तो ये आपका इस प्रकार से मैच हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, करेक्ट है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, करेक्ट है। हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी, न कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये हुमायूं की पत्नी थी, तो यहाँ पर ये आपका गलत है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये सही है। तो तीसरा विकल्प आपका गलत है और ये सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करिए। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव और माधवराव के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना था। बालाजी विश्वनाथ का जो समय है वो 1714 से लेकर 1720 तक रहा। बाजीराव प्रथम का जो समय रहा वो 1720 से लेकर 1740 तक रहा। नाना साहब इसके बाद आते हैं 1740 से लेकर 1761 तक, जिनका उल्लेख इसमें नहीं दिया गया है। फिर आते हैं नारायण, अच्छा यहाँ पर जो माधव राव है, माधव राव का जो समय रहा वो कब से कब तक रहा था? तो 1761 से लेकर 72 तक, और सबसे लास्ट में आएगा नारायण राव। तो पहले स्थान पर 1 होना चाहिए और अंतिम स्थान पर 3 होना चाहिए। ऐसे विकल्प कितने यहाँ पर दिए गए हैं? ये आपका विकल्प डी में दिया गया है, तो आपका जो यहाँ पर विकल्प है वो डी वाला करेक्ट होगा। 35 का डी आपका सही है। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है जैनुल आबिदीन। इसके बाद है कि 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया था अजीजुद्दीन खान के द्वारा, विकल्प ए आपका करेक्ट है। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह, विकल्प डी सही है। यहाँ पर देखो बताना है कि कवित्री और पुस्तक में कौन सा सुमेलित नहीं है। दयाबाई का विनय मलिका है, करेक्ट है। सरोजबाई का सहज प्रकाश है, ये भी सही है। सोन कुमारी का स्वर्ण बेली की कविता है, ये भी सही है। ये सी हमारा उत्तर है जो कि सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक विद्रोह जो है सुमेलित नहीं है। बैरकपुर में विद्रोह शुरू हुआ था 29 मार्च 1857 में, ये करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में है ये। मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई 1857, ये भी करेक्ट है। लखनऊ में 4 जून 1857, ये भी करेक्ट है। झांसी में शुरू हुआ था जून 1857 में, न कि मई में, तो विकल्प डी हमारा सुमेलित नहीं है और यही आंसर है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1918 में जो संयुक्त प्रांत किसान सभा बनी थी उसका गठन इंदिरा राणा देवी के द्वारा किया गया था, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? इसका उत्तर है विकल्प सी, यानी कि अनुशीलन समिति। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? तो एक्ट 1919 का अधिनियम, विकल्प डी आपका करेक्ट है। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1921 को। ईबी रामास्वामी नायकर के बारे में 2 कथन हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, करेक्ट है। 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी सही है। तो दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, विकल्प बी आपका करेक्ट है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता था खान बहादुर खान, विकल्प बी आपका करेक्ट है। कालक्रम की दृष्टि से यहाँ पर घटनाएं आपको सुमेलित करना है कि कौन सी घटना कब हुई। जैसे कि हम बात करें तो होम रूल आंदोलन ये शुरू हुआ था 1916 में। खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था तो 1919 में चला था। कब ये चला था? जनवरी 1921 तक, जनवरी 1921 तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और मोपला विद्रोह ये अगस्त 1921 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी अंतिम घटना थी? तो मोपला विद्रोह ये सबसे अंतिम घटना थी।
कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है यहाँ पर शांति घोष। इसके बाद है कि कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमिलित नहीं है? मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, मालप्रभा कृष्णा की है, प्राणहिता जो है ये गोदावरी की है न कि महानदी की है। तो विकल्प डी हमारा जो सुमिलित नहीं है और यही हमारा आंसर है। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं, विकल्प डी। लेटराइट मिट्टी के बारे में दो कथन है कि यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, करेक्ट है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी होती है, कमी नहीं होती भाई साहब, यहाँ पर वृद्धि होती है, यानी कि केवल पहला कथन आपका करेक्ट है। तो विकल्प ए आपका सही होगा। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यहाँ पर नदियाँ और उनके उद्गम स्थल आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और बात करें तो जो आपकी कृष्णा है ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी निकलेगी आपकी गोदावरी त्रयंबकेश्वर नासिक से निकलती है, महानदी निकलती है सिहावा से। इस प्रकार से इसको आपको मैच कराना था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, सही बात है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या है, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही जवाब बनेगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, सही है। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, गलत है। बेतवा नदी जो मिलती है कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर में मिलती है। तो पहला ही कथन केवल आपका यहाँ पर करेक्ट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको चंदौली में, विकल्प बी सही है। इसके बाद देखेंगे कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है। एक दर्रा मतलब सही सुमेलित है, बाकी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नीति दर्रा और माना दर्रा दोनों ही उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पर माना को बता रहे हैं हिमाचल, जो कि गलत हो जाएगा। तो केवल विकल्प सी आपका सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, हो सकता है कि एग्जाम में आ ही जाए। तो देखो जो ये आपका अघिल दर्रा है, अघिल दर्रा मिलेगा आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में, ठीक है। तो अघिल मिलेगा आपको लद्दाख में, दीफू मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नीति मिलेगा उत्तराखंड में, माना भी मिलेगा आपको उत्तराखंड में। इसके बाद है सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर बनेगा फ्रेंड्स जल विद्युत ऊर्जा, कर्नाटक। ये जो सिवाना समुद्र है ये कर्नाटक के चामराज जिले में स्थित है और ये जल विद्युत ऊर्जा जल शक्ति के लिए मानी जाती है, और कल्पक्कम जो है यह परमाणु ऊर्जा के लिए। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन होगा कि यूपी के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, जो कि आपका गलत है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि कुल मिला के 9.23% ही वन है, ठीक है। ये जो 2021 रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक मैं डेटा आपको दे रहा हूँ। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं, ये गलत है। तो केवल एक विकल्प आपका सही है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों को माना था। इसके बाद है कि रॉटरडैम नीदरलैंड, इगारका चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे और जकार्ता इंडोनेशिया में कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इगारका बंदरगाह है यह चीन में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। बाकी रॉटरडैम इंग्लैंड में है, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है और जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है। तो उत्तर बनेगा हमारा विकल्प बी। इसके बाद है कौन सा कथन सत्य है? वेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। यदि अब देखो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो वेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा बता रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। वेंगुला जो है प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा होगी, ठीक है। तो पहला गलत है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति जो है कह रहे हैं कि लघु ज्वार की होती है, ये भी गलत हो जाएगा। यह दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। तीसरा है कि महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा होगी, मकर रेखा हो गई। तो यहाँ पर जो महासागरीय लवणता है सर्वाधिक होती है, ये आपका सही है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो ये भी आपका गलत है। तो पृथ्वी पर प्रतिदिन जो है 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। तो यानी कि आपका जो है एक ए गलत है, बी गलत है, डी भी गलत है, सी आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा है उस पर देखा जाए तो द रियो ग्रैंडो, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। रेगिस्तानों पर विचार करिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब क्या करना है, हमें छोटे से बड़े की ओर चलना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या बनेगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ग्रेट सैंडी मरुस्थल सबसे बड़ा होगा।
इसके बाद गोबी मरुस्थल है, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल है, और इसके बाद आएगा आपका सहारा मरुस्थल। तो सबसे बड़ा आपका हो गया यहाँ पर सहारा मरुस्थल, और सबसे छोटा हो रहा है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये दिया जाता है स्पेन और अमेरिका वासियों को। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। 65वां क्वेश्चन होगा कि पर्वत और देश, कौन सा पर्वत किस देश में है? जैसे कि बात करें तो किलिमंजारो, ये पर्वत मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको तंजानिया में। टुबकल पर्वत मिलेगा आपको मोरक्को में। इसके बाद है स्टेनली पर्वत, ये आपको मिलेगा युगांडा में। और हागर पर्वत ये मिलेगा आपको अल्जीरिया में। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित करना था। कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो बैकाल झील है ये रूस में है, करेक्ट है। मिशिगन झील ये अमेरिका में, ये भी सही है। ओनेगा झील ये कनाडा बता रहे हैं जो कि रूस में स्थित है, तो ये हमारा जो है गलत होगा। और माराकाइबो झील ये कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो उत्तर क्या है? विकल्प सी। अल्नीनो के बारे में दो कथन दिए गए हैं। अल्नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना है, ये आपका सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ये सही हैं। ये बिल्कुल जो आपका आयोग है उसी के मुताबिक आंसर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ये होता है आपका कोरोलियस बल। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये आपका खार्किव है। विकल्प बी। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है? तो जो माउंट न्यूमैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सतही खदान है जिसमें लौह अयस्क पाया जाता है। तो विकल्प आपका ए सही होगा। माउंट न्यूमैन कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। फरवरी 2023 तक यूपी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो इसका उत्तर था विकल्प डी 149। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया था? तो थोड़ा सा याद रखिए, इसको भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो याद रखना कि राजस्थान में आयोजित किया गया था। विकल्प बी करेक्ट है। इसके बाद ये करंट खैर छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो आंसर इसका मैं बता देता हूँ। विकल्प बी ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन था कि सामाजिक प्रगति सूचकांक दिसंबर 2022 में जो कि जारी हुआ था, तो टियर 1 में निम्नलिखित में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर रहे? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। इसके बाद क्वेश्चन था कि निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? तो इसरो और नासा के द्वारा। विकल्प ए करेक्ट है। केंद्रीय बजट वाला क्वेश्चन था, तो बजट जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित था, ये भी याद रखना। इसका विकल्प बी आपका करेक्ट था। ये आएगा नहीं तो इसको छोड़ते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद खनिज संपदा के बारे में दो कथन दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ये करेक्ट है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो चकेरी, उत्तर प्रदेश में। ये आपका 78 का विकल्प बी करेक्ट होगा। सॉरी, देखो फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र है ये बन रहा है कर्नाटक के तुमकुर में। ठीक है, कर्नाटक के तुमकुर में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। इसके बाद है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता, ये जो नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? आपको याद होगा इसके बारे में, ये थे MM कीरावानी। विकल्प बी आपका करेक्ट था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर क्या था? भारतीय जैविक डेटा केंद्र यह हरियाणा में बन रहा है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, करेक्ट है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों वाला 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपका सही है। तो विकल्प 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो इसका विकल्प था ऑप्शन बी, INS वागीर को शामिल किया गया था। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला कानून पारित किया था। तो 2025 तक लक्ष्य था कि न्यूजीलैंड जो है धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। और इसके बाद स्पेयर नामक जो किताब थी, तो किताबों के बारे में देख लीजिएगा आप लोग। ये किताब प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई थी। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद देखो यहाँ पर सारे प्रश्न जो है ना वो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। ये रिपीट तो होंगे नहीं, तो इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहा है क्योंकि हम यहाँ पर फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो
पोप बेनेडिक्ट के बारे में बात की जा रही थी और यहाँ पर एससीओ फिल्म समारोह के बारे में बात की गई थी, तो एससीओ भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है कि 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड के हाल ही में जो 42वें पीएम बने हैं उनका नाम याद रखना। न्यूजीलैंड के जो 42वें पीएम बने हैं उनका नाम है सी मार्क लुक्सन। क्या नाम है उनका? नाम याद रखना, सी मार्क लुक्सन जो है फिलहाल, सी मार्क लुक्सन ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसमें तब विकल्प ए सही था जब ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए अस्थायी रूप में शामिल नहीं था, तो ये था आपका कानपुर। और फिर वही सारे प्रश्न है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो इसका विकल्प ए करेक्ट था। डिकिन विश्वविद्यालय के बारे में दो पॉइंट थे यहाँ पर कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, इसे महाराष्ट्र में, तो देखो ये गुजरात में स्थापित किया गया है, ये याद रखना। इसके बाद है कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क में लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है, तो इसका जो 92 का बी है सुनील चोपड़ा। और फिर वही सारे प्रश्न है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, तो ये एक्टिनियम आपका जो है नोबल गैस नहीं है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो डिप्थीरिया का टीका जो है वो टॉक्सक्वाइड यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। mRNA वैक्सीन के बारे में पूछ रहा था, तो ये था आपका कौन सा था बताओ? सिनोवैक था, ये आपका mRNA वैक्सीन था। इसके बाद है कि कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्राकृतिक आवास का विनाश, विकल्प सी। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो पौधों में जो जाइलम होता है ये जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, विकल्प ए करेक्ट है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो स्रोत हैं जो कि क्या होते हैं, वो नवीकरणीय होते हैं, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन निर्माण के बारे में यहाँ पर पूछ रहे थे, ये क्या होता है, तो देखो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण जांच से संबंधित है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। इसके बाद जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो ये आपका एजोला होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। हंसी पैदा करने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O से इसे डिनोट करते हैं। समुद्री शैवाल जिसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कौन एक कीटभक्षी पौधा है, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है डी ये करेक्ट है, नेफेंथिस, यह एक कीटभक्षी पौधा है। मानव हृदय जो होता है ये 4 चैम्बरों में बटा होता है, तो यहाँ पर विकल्प ए करेक्ट है। इसके बाद 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, तो फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प डी बी था ये सही था, 10वां, लेकिन आयोग ने इसे माना था सही, तो फिलहाल इसमें कोई विकल्प सही नहीं था। इसके बाद है कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है उसे कहते हैं जल विभाजक, यानी कि वाटर स्टेट कहेंगे उसे आप, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है, यह नदी होती है बहता हुआ जल, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज रिवर्स, तो 112 का सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये मिलेगा आपको जामनगर गुजरात में, विकल्प बी करेक्ट है। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये होगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना कि नाइट्रोजन जो है ये प्राकृतिक रेशम का एक घटक होता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं जेरिकोलस एनिमल यानी कि मरुद्भिद जानवर। इसके बाद व्याधि और कारण के बारे में आपसे पूछा गया था, तो देखो यहाँ पर जो पेप्टिक अल्सर होता है वो उसकी वजह क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, डेंगू जो होता है ना ये वायरस की वजह से होता है। एलिफेंट फूट इसकी वजह जो है वर्म होता है, और मलेरिया का वजह क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। यहाँ पर थोड़ा सा विषाणु 2 बार दे दिया था, तो इंग्लिश वाला हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद है पोषक स्तर बनते हैं कैसे, तो देखो यहाँ पर जो विकल्प ए सही है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन ए फूड चेन, तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा, विकल्प ए। किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो ये मिलता है आपको जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक इसमें घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा, मल पदार्थ हो जाएगा, मूत्र भी हो जाएगा, कीटनाशक नहीं होगा, डी ऑप्शन सही है।
इसके बाद देखो बजट जरूर देख लेना, बजट से संबंधित क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी ये एडविन केनन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो एडविन केनन ये आपका ए से ए का तीसरे में मैच हो जाएगा। सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी हेनरी जॉर्ज की थियरी है ये, तो ये आपका बी वाला जो है 4 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ये थॉमसन की थियरी है, डेमोग्राफिक वाला जो है थॉमसन से। और पॉपुलर फूड सप्लाई रिलेशनशिप थियरी, तो ये माल्थस की थियरी है। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकल्प बी आपका सही है। कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट होगा आपका कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही बात है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत बात है, केवल ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2024। तो देखो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले तो ये समझो कि ये मनाया कब जाता है, तो 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और फिलहाल ये भी ध्यान रखना कि 2025 के लिए तो अभी जो थीम है 2024-25 की थीम ये डिक्लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थीम पूछ रहे हैं 2022-23 के लिए, तो वो थी विकल्प बी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये थीम थी। इसके बाद है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के बारे में कथन दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा 127 में सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, तो 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था, तो आपको पता ही है 1881 में। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य और ये किससे संबंधित हैं, जैसे कि बात करें हम SDG 10 के बारे में, तो जो आपका SDG 10 है ये रिड्यूज इन इक्वलिटी से संबंधित है, यानी कि ये वाला हो जाएगा 3। इसके बाद है आपका क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन जो है यह SDG 13 में आएगा। लाइफ एंड लैंड यह आएगा SDG 14 में, और लाइफ बिलो वाटर आ जाएगा SDG 15 में, तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये किताब किसने लिखी थी, तो ये किताब जो है गुरनाम मेडल की किताब है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता ही है, इसका जो विकल्प डी है मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी, रिडक्शन इन मैटरनल एंड नॉन नेटल मोर्टेलिटी रेट, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो बात यहाँ पर हो रही है रियो शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में, तो कह रहे हैं कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 यह किससे संबंधित है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो रियो समिट 1992 है, इसमें जो एजेंडा 21 है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है आपका संधारणीय विकास के बारे में 2 पॉइंट यहाँ पर हैं। वैश्विक सूचना संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, सही है। और कह रहे हैं कि संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन करने हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें जो जवाब बनेगा वो विकल्प ए बनेगा, केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, दूसरा वाला आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। तो देखो ये मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में ये प्रश्न है। फिलहाल यहाँ पर हम जो लेटेस्ट डेटा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान देना कि ये जो रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है, तो इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कब से शुरू किया गया इसे, तो 1990 से इसे स्टार्ट किया गया है। और भारत की रैंक ये जो 2023-24 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, तो इंडिया है यहाँ पर 134वें स्थान पर, ठीक है, ये याद रखना। पहले स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इसी को क्या कहेंगे आप, इसी को कहेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विकल्प सी सतत विकास।
पीएम गति शक्ति योजना के बारे में देखो दो कथन दिए गए थे और ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका जो उत्तर है वो क्या बनेगा देखते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, तो ध्यान देना कि इसे 2021 में स्टार्ट किया गया था, तो पहला कथन आपका गलत है। और दूसरा जो कथन है ये आपका सही होगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है, तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है देखो यहाँ पर कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो किसानी भी है, नौकरी भी है, परिवहन भी है, स्वैच्छिक समाज सेवा यह आर्थिक क्रिया नहीं है, तो हमारा उत्तर बनेगा विकल्प सी। संघीय बजट, यूनियन बजट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले इसे 1945 रखा गया था, जिसे बढ़ाकर अब 2070 कर दिया गया है, तो सही जवाब इसका विकल्प बी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन में मत रहना। इसके बाद केंद्रीय बजट, देखो 2023 के बारे में बात हो रही है, इसको रहने देते हैं। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में बात हो रही है। देखो जो प्रश्न नहीं आएंगे और उनको अपडेट करना है आपको, वो आप देख लीजिएगा। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण और यूपी का बजट, ये 3 टॉपिक आप लेटेस्ट वाला पढ़ लीजिए, पुराने प्रश्नों का यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगा। इसके बाद निर्धनता के प्रकार पूछ रहे हैं कि कौन से निर्धनता के प्रकार हैं, तो एक तो आपकी पूर्ण निर्धनता होती है, दूसरी होती है सापेक्ष। ठीक है, व्यक्तिपरक और प्राकृतिक निर्धनता नहीं होती है, तो 1 और 2 दोनों आपका सही है, तो विकल्प ए आप उत्तर देंगे। इसके बाद पूछ रहे हैं कि कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, जैसे कि हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ये शुरू हुई थी 2014 में, ये आपका सही है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में शुरू हुई थी, ये भी आपका सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, इसे 2016 में शुरू किया गया था, न कि 2015 में, तो ये आपका गलत होगा और ये सुमेलित नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी 2014 में। तो मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ऐसी योजनाओं को थोड़ा सा रटते रहिए आप लोग। इसके बाद देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो देखो यहाँ पर जो अनूठी उपहार योजना है यह यूपी की योजना है। बाकी मातृशक्ति उद्यमिता योजना यह हरियाणा की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। स्त्री निधि योजना जो है ये राजस्थान की है, तो हमारा केवल एक आपका सही है, उत्तर बनेगा विकल्प ए। पूछ रहे हैं कि कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो ये है आपका गंगा एक्सप्रेस वे, विकल्प सी करेक्ट है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये किताब पूछ रहे थे, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, तो देखो इसमें विकल्प डी आपका करेक्ट है। विश्व वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष होता है कब, 2 फरवरी को होता है, तो विकल्प डी सही है। इसके बाद विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती किसके द्वारा, तो देखो ये जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है इसे ILO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, विकल्प सी करेक्ट है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील को पीएम पोषण योजना में कब बदला गया था, 2021 में, और ये आपका बजट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ो। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब करेंगे डिस्कस ROARO 2023 का क्वेश्चन पेपर। और ये जो परीक्षा हुई थी आपको पता ही है कि ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को करवाई गई थी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था, तो ये था आपका विकल्प बी, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के द्वारा। और ये भी याद रखना कि 2023-24 के लिए, मतलब 2024 में दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है, तो ये घोषित की गई है अल्माटी, जो कि कजाकिस्तान में है। तो 2023 के लिए आपका बनारस हो गया है, वाराणसी हो गया है, लेकिन बात करें 2024 में, तो 2024 में जो घोषित हुई है अल्माटी को दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अल्माटी कहाँ पर है, तो यह कजाकिस्तान में स्थित है। तुलसीदास के बारे में 2 कथन है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतांजलि था, ये आपका गलत दिया गया है, केवल एक विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। तो संवाद कौमुदी जो था यह एक बंगाली साप्ताहिक था, इसके संपादक कौन थे, राजा राममोहन राय थे, ये कथन सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख सर्वाधिक इसी में प्रकाशित हुए थे, ये भी आपका सही है। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है इसका विकल्प 3 आपका करेक्ट है। A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन RA की व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है।
तो यहाँ पर श्रीकाकुलम जो है ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। बाकी शिमोगा, बेल्लारी और चिकमंगलूर ये तीनों मिलेंगे आपको कहाँ पर, कर्नाटक में। यहाँ पर है रॉसकॉस्मोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुँच की गारंटी सुनिश्चित करना था। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसका जो जवाब है विकल्प डी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में दो कथन दिए गए थे। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। ये गलत होगा। तो देखो ये जो आपकी योजना थी इसमें इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी गायें की जो प्रजातियां हैं उनको शामिल की गई हैं। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी आपका गलत कहा गया है। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए था। कितना, 3 वर्ष का। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, करेक्ट है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, ये भी सही है। ठीक है, रमेश की ऊंचाई। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका सही है। और भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण है। तो पीली क्रांति मतलब तिलहन से संबंधित है, तो आर आपका गलत है, केवल 1 आपका सही है। कथन सही है, कारण गलत है। इसके बाद देखते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है। ये रट लेना, हो सकता है कि एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर जो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन था उसमें जो सही क्रम है वो सबसे पहले आएगी आपकी भुक्ति, फिर विषय, फिर वीथि और फिर ग्राम। भुक्ति, विषय, वीथि, ग्राम, जो आपका विकल्प ए आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका भुक्ति, फिर विषय, फिर वीथि और फिर ग्राम। ठीक है, भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम। कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से रट पाएँ। इसके बाद है कि 2 कथन दिए गए हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान शुरू किया था। तो ये आपका ए सत्य है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे, ये आपका गलत है। ए सत्य है, आर गलत है। गुर्दे की पथरी किसी कारण बनती है फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सालेट का जो क्रिस्टलीकरण होता है उसकी वजह से बनती है, विकल्प बी करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों संस्थानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो ये मऊ में है, मऊ उसमौर में। इसके बाद है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में नहीं है बल्कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको कहाँ पर, ये आपको मिलेगा मेरठ में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको मेरठ में। इसके बाद देखो G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा प्रतिभागी देश प्रतिभागी मुखिया की मतलब सुमेलित नहीं है, किस देश के जो मुखिया थे वो सुमेलित नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर ना G20 शिखर सम्मेलन 2023, और अब हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्राज़ील जोको विडोडो बता रहे हैं, जोको विडोडो का संबंध जो था इंडोनेशिया से था, तो पहला जो था ये हमारा उत्तर था। बाकी आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह के ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग में लाया गया था। तो इसका उत्तर था सी, APXS, ये आपका उत्तर था। एगमार्क के बारे में 2 पॉइंट हैं। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, ये सही है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 18 का जो विकल्प डी है ये आपका सही होगा, केवल 1। इसके बाद है कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ये बिल्कुल सही है। और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। भारत में जो पहली चीनी मिल थी ये 1903 में देवरिया में स्थापित की गई थी, देवरिया के प्रतापपुर में। इसके बाद जो करंट अफेयर है उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद है स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ये आपका सही होगा। इसके बाद बंद शीशे की खिड़कियां और दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, ये सही है। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ये भी आपका सही है। तो मतलब व्याख्या भी दे रहा है आपको, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है।
तो देखो यहाँ पर जो काफ़ी बोर्ड है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, हैदराबाद दे रखा है, तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बाकी जो है मसाला बोर्ड कोच्चि में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड आपका कोट्टयम केरल में है। तो ये सही है, उत्तर बनेगा विकल्प बी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, जो कि इसकी स्थापना वर्ष 1965 में होती है, वाराणसी में स्थित है। तो देखो यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। यह स्थित है लखनऊ में, तो दूसरा कथन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर गलत हैं। इसके बाद चित्रकारी और राज्य, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुबनी जो है यह बिहार से संबंधित है। ए का 4, तो ए का 4 देखो इसमें सभी में दे दिया है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। ये आपका जो लेपाक्षी है ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। तो बी का 3 किस में दिया गया है, तो बी का 3 यहाँ पर है, बी का 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद है पट्टचित्र। तो पट्टचित्र आपको कहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स, तो पट्टचित्र जो है ये आपको उड़ीसा में मिलेंगे। तो सी का 1 दिया गया है यहाँ पर, तो मतलब हमारा जो उत्तर है वो विकल्प डी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे तेल शोधनशाला और राज्य। तो कौन सी तेल मतलब जो तेल शोधनशाला है ये किस राज्य में स्थित है, जैसा कि आप जानते हैं बरौनी जो है ये बिहार में स्थित है। तो ए का जो है 2 मैच हो जाएगा। और बोगाई गांव मिलेगा आपको कहाँ पर, तो मिलेगा आपको असम में। बीना मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, बीना मध्य प्रदेश में, और कोयली आपको गुजरात में। तो ये आपका सुमेलित हो गया। इसके बाद है मिराते सिकंदरी। अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया था आपको कि गुजरात विजय के बारे में इसमें वर्णन आपको मिलता है। तो मिराते सिकंदरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन मिलता है, और इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन मिलता है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं गाजा पट्टी के बारे में। तो गाजा पट्टी की जो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा तथ्यात्मक है, ये भूगोल का ज्ञान आपको होना चाहिए था। तो इसमें जो उत्तर बनेगा, देखो इसकी सीमा मिस्र से लगती है, करेक्ट है। इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। यूपी का बजट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद साइमन कमीशन के बारे में 2 कथन है कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, ये आपका सही है। दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था, तो ये आपका यहाँ पर गलत होगा। एग्जैक्टली देखा जाए तो साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था, पहली बार फरवरी 1928 में, दूसरी बार अक्टूबर 1928 में, ठीक है। तो यहाँ पर 29-30 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। और साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी। 27 मई 1930 को रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी, ये याद रखना। इसके बाद इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में 2 बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसरो ने जो मंगलयान लॉन्च किया था, तो इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, यानी कि MOM के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। मिनामाटा रोग का कारण होता है आपका ये मरकरी पॉल्यूटेड वाटर, विकल्प बी आपका करेक्ट है। और इसके बाद है कि लाल मिट्टी का रंग। अब देखो लेटराइट मिट्टी के बारे में फिर से क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उसमें हम आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो देखो यहाँ पर जो विकल्प डी है वो करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पर देखो 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने वाला और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करने वाला। तो लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत का वायसराय रहा था, और 1899 में उसने कलकत्ता अधिनियम की घोषणा की थी। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन भारत के महान्यायवादी के बारे में है। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में 2 कथन हैं। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ध्यान देना कि महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यूपी के बारे में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव जो था, आयुर्वेद महोत्सव 2023 ये झांसी में आयोजित किया गया था, करेक्ट है। ताज महोत्सव 2023 लखनऊ में नहीं बल्कि आगरा में हुआ था, तो 2 गलत है, केवल 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो जो अगला क्वेश्चन है ना ये डेथ से संबंधित है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार क्रम लगाने को आपको बोल दिया गया था।
हालांकि इसका जो आंसर है वो विकल्प ए में है और ये क्वेश्चन आएगा नहीं तो इसी में पढ़ नहीं रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि 2024 में जो डेथ हुई हैं उनका क्रम एक बार आप लोग अगर हो सके तो देख लीजिएगा। 40वां प्रश्न जो है ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित है 2021 के बारे में। तो यानी कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। खैर ये भी क्वेश्चन आएगा नहीं तो इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरी बात की प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो यहाँ पर जो आपका 41 है इसमें केवल दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट है। ध्यान देना कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था ये पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। वहीं पर अगर हम बात करें वन्यजीव अधिनियम 1972 के बारे में तो जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, आवास, प्राप्त उत्पादों का व्यापार, विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो पहला आपका गलत होगा, केवल दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण बता रहे हैं कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो देखो इसका जो जवाब है वो विकल्प ए है। ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा, आर आपका जो है ये सही है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ध्यान देना कि रॉटरडैम और ज्यूरिख ये राजधानी नहीं है। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद पर्वत और महाद्वीप ये आपको मैच कराने थे। जैसे कि एंडीज पर्वत आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में ये आपको मिलेगा। अल्ताई पर्वत मिलेगा आपको एशिया में। आल्पस पर्वत कहाँ पर मिलेगा, यूरोप में मिलेगा। और अपलेशियन पर्वत मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। तो ये आपको मैच कराना था। इसके बाद ध्यान देना 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और आपको ये भी पता होगा कि 2024 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो जापान की एक संस्था को दिया गया है। उसका नाम कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन या कौन से कथन जो है ये गलत है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो विकल्प ए है। केवल बी सी डी मतलब बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। बाकी जो पहला वाला कथन था ये सही है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, यही सही है। बाकी आपका उत्तर विकल्प ए में है। ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां दी गई थी, फिलहाल अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी नई नियुक्तियां हो रही हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखो झूमिंग मिल्पा लदांग जो खेती पद्धति है, कृषि पद्धति है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सी खेती कहाँ पर होती है। तो इसमें जो विकल्प सी था ये आपका सही था। झूमिंग जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया में होती है और जो मिल्पा है यह मैक्सिको में होती है। अगर हम बात करें लदांग के बारे में तो जो लदांग जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया की खेती है, न कि श्रीलंका की। तो अगर यहाँ पर इंडोनेशिया होता तो ये सही होता। तो मतलब 1 और 2 ही केवल आपके यहाँ पर सही हैं। इसके बाद है बैंकों के लेन देन में जो PIN होता है, PIN ये क्या होता है। तो देखो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर राजधानी और शहर आपको मैच कराने हैं। युगांडा की राजधानी कहाँ पर है, तो युगांडा की राजधानी आपको मिलेगी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला हो गई। रवांडा की हो गई किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली हो गई। और कांगो की होगी किंशासा। और खार्तूम ये सूडान की राजधानी है। ये आपको मैच कराना था। ये देखिए आपका 5 आईज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया संगठन है और वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो 52 का जवाब ऑप्शन ए है। इसके बाद पंचायती राज के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। तो कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या बनेगा, विकल्प सी, केवल यही आपका सही है। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने की जो उम्र है कितनी है, 18 नहीं है बल्कि 21 वर्ष है। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा केवल यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं
यहाँ पर देखो, क्षरण के प्रकार पर विचार करें और इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो बढ़ते क्रम के संदर्भ में आपको बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका जो जवाब बनेगा, सबसे पहले आएगा आपका बौछारी क्षरण, इसके बाद हो जाएगा आपका परत क्षरण, फिर नलिका क्षरण और फिर अवनालिका क्षरण। तो आपका जो यहाँ पर विकल्प सी है ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, और शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। बात यहाँ पर क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी 2023 की, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है क्या बनेगा, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये सही है। उद्घाटन भारत राष्ट्रीय द्वारा किया गया था, ये आपका गलत है। तो केवल एक आपका यहाँ पर सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राइन नदी के बारे में दो कथन दिए गए हैं। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, सही है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। इसके बाद कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश है जो कि अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया। तो ध्यान देना यहाँ पर कि ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप में नहीं है? तो सीरिया जो है यह अरब प्रायद्वीप में नहीं है। चौथा वाला आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि दिया गया है विकल्प ए में। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में दो कथन है कि यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर है। ये 2500 बता रहे हैं, जो कि हो जाएगा आपका 2000। तो केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है, केवल एक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है आपका ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी और यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। तो दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। और ये भी याद रखना कि जो ऑपरेशन कावेरी था यह सूडान से संबंधित था, ये भी याद रखो। इसके बाद है कि बुरहान उल मुल्क सआदत खान के बारे में दो कथन है। तो देखो यहाँ पर जो उत्तर है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था, ये आपका जो है सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी आपका सही है। तो 60 का जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो कार्ल मार्क्स, गुरनार मेडल, एडम स्मिथ और जे.एम. कीन्स की किताबों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किताब डेविड रिकार्डो की है। ठीक है, किसकी है? ये डेविड रिकार्डो की किताब है, ना कि कार्ल मार्क्स की किताब है। तो हमारा उत्तर विकल्प ए है। बाकी सभी यहाँ पर जो विकल्प हैं वो करेक्ट हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और यहाँ पर संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं और व्याख्या भी आपको मिलती है। विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो कि हिस्सा था, आपको पता ही उत्तराखंड पहले यूपी में ही था, तो 1960 में स्थापित किया गया था, सही है। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, संबौर, नागपुर, लालपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। दोनों ही आपके करेक्ट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये आपका सही है। ए तो सही है, आर जो है आपका गलत है। इसके बाद ये क्वेश्चन होगा, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसका जवाब बनेगा विकल्प ए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो फिलहाल इसका जो उत्तर है वो विकल्प डी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद देखेंगे देश, और देखो ये जो एशियाई गेम्स हुए थे 2023 उससे संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी खेल हो रहे हैं 2023-24 के उनको आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि राज्य ललित कला अकादमी, ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना होती है कब? 8 फरवरी 1962 को।
तो ये आपका ए का 4 मैच हो गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना होती है 13 नवंबर 1963 को, तो ये आपका मैच हो गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1975 में। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है, स्थापना होती है 1986 में। तो ये आपका इस प्रकार से सुमेलित होगा। नृत्य और राज्य, आपको पता है ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, करेक्ट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। सत्रिया जो है ये सत्रिया डांस आपको मिलेगा असम में, और कथक उत्तर प्रदेश में। ये आपको मैच कराना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन है, तो इसको आइए मैच कराते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन के बारे में है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन यानी कि यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये आपका यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, मतलब ये प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अगर हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय होना है, इसका वर्णन मिलता है आपको आर्टिकल 129 में, और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, इसका वर्णन मिलेगा आपको आर्टिकल 215 में। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता के बारे में है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत पर संबंधित है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो विकल्प ए है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थिति, तो पूछ रहे हैं कहलगांव, खरगोन, कोरबा और कुडगी यह किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहलगांव मिलेगा आपको कहाँ पर, तो बिहार में मिलेगा आपको कहलगांव। खरगोन मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, खरगोन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है, कोरबा आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कुडगी मिलेगा आपको कर्नाटक में। तो ये आपका सही सुमेल है। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में दो कथन है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। तो ध्यान देना कि ऐसा नहीं है, जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर जाम्बेजी नदी का हिस्सा है। ठीक है, तो पहला कथन आपका यहाँ पर गलत, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर जो 75 का जवाब बनेगा वो विकल्प सी बनेगा, मतलब केवल 2 वाला सही है। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, तो ये नहीं है। अफ्रीका में भी जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मोजाम्बिक नहीं बल्कि जिम्बाब्वे। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। लेक्स बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयोग की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम। तो लेक्स लोकी अधिनियम ये पारित हुआ था 1860 में, 1860 में। बंगाल टेनेंसी अधिनियम ये आया था 1885 में। आयोग की सहमति अधिनियम ये आता है 1891 में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। तो आपका जो विकल्प डी है ये आपका सुमेलित होगा। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों में गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था, ये सही है भाई, मोटिवेशन तो उनको वहीं से मिला था। इसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद है कि कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। वर्तमान अफगानिस्तान में कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो याद रखना कि समरकंद और फरगना, समरकंद 4 और फरगना 2, 2 और 4 जो हैं ये जो हैं कहाँ पर स्थित हैं। तो समरकंद और फरगना दोनों मिलेंगे आपको कहाँ पर, तो ये मिलेंगे आपको उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो 2 और 4 आपका विकल्प सी में है, यही उत्तर बनेगा। इसके बाद है विश्ववती बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। विश्ववती वन क्षेत्र में वर्षा भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान रहता है। तो 79 का जवाब क्या बनेगा, विकल्प डी, यानी कि ए आपका कथन जो है वो गलत है, लेकिन आर जो है ये आपका सही है। इसके बाद है कि परासरण के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, ध्यान से देखना इसको भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु उस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तो ये कथन आपका जो है वो गलत है। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती, ये भी गलत है। तो उत्तर बनेगा विकल्प ए, ना तो 1 ना ही 2। अब आगे बढ़ते हैं और 83 में है कि
आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, करेक्ट है। आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। 1 और 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट में जो विभिन्न दर्रे हैं जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर नॉर्थ से साउथ आपका जो क्रम है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा, सबसे पहले देखो नासिक से मुंबई की तरफ चलेंगे हम। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? थाल घाट मिलेगा, ठीक है। थाल घाट सबसे पहले, इसके बाद भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट और फिर पाल घाट। तो जो आपका थाल घाट है ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट जो है यह पुणे और मुंबई को जोड़ता है, पाल घाट जो है ये जोड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु को, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें उत्तर कौन सा बनेगा? तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त क्या है? तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कह रहे हैं कि एक शर्त अनुबंध के लिए मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। कारण है कि शर्त एक उल्लंघनीय क्षतिपूर्ति को दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये आपका सही होगा। ए जो है ये गलत है, आर आपका जो है ये करेक्ट है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 29 मार्च 1849 को, कब? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की घोषणा से पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ये करेक्ट है। महाराजा दलीप सिंह के सभी आदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, ये भी सही है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश जो थे वो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद है कि दलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो मतलब उपरोक्तों से कोई नहीं, सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, ये ध्यान देना आप लोग कि विकल्प डी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। इसके बाद 87 का कौन सा विकल्प सही होगा? जैसे कि बात करें तो फुतू उस सलातिन, यह अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा था, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। तारीख़ फिरोज शाही ये जो किताब है जियोद्दीन बर्नी की किताब है, और खजैन उल फतूह ये किताब जो है अमीर खुसरो की है, ये आपको मैच कराना था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो 88 का जैसे कि अस्कंद आवर्त, बेची गई वस्तु की लागत और औसत अस्कंद, ठीक है। तो बेची गई वस्तु की लागत और औसत अस्कंद, ए का जो है ये 4 आपका मैच हो रहा है। तो देखते हैं कि ए का 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चालू अनुपात, ये चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व, तो ये आपका मैच हो रहा है, मतलब बी का 1 किस में है? तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यानी कि उत्तर बनेगा विकल्प बी। विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद रूस में कुजबास क्षेत्र के बारे में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस में कुजबास क्षेत्र, तो यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो पहला तो आपका यहाँ पर करेक्ट है, 89 का पहला सही है, लेकिन ये जो क्षेत्र बता रहे हैं नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र कुजबास क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? यह एशियाई क्षेत्र में है। तो केवल पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये खेल खिलाड़ी है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट नहीं होगा क्योंकि जो प्रश्न है थोड़ा काफ़ी पुराने हैं। इसके बाद देखते हैं मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जीन गॉटमैन ने। जीन गॉटमैन कब किया था? तो 1967 में किया था। इसके बाद है आपका कि ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, केवल 2 आपका सही है, यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर देखेंगे यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक की सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो 93 का जवाब बनेगा विकल्प डी। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद है उत्पाद और जिला, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखेंगे जो आपका यह काला नमक चावल है, तो ये सिद्धार्थनगर से संबंधित है। इसके बाद है देसी घी, ये औरैया में है। आंवला जो है प्रतापगढ़ में है, और केला ये कुशीनगर में, तो ये आपका सुमेलित हो गया।
नेक्स्ट है आपका कि दर्शनीय स्थल और यूपी के ज़िले कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो जो बाउनी इमली शहीद स्मारक है ये फतेहपुर में है, ये आपका सही है। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये अमेठी में नहीं बल्कि कहाँ पर है, रायबरेली में है समसपुर पक्षी विहार। देवी पाटन का जो मंदिर है ये मिलेगा आपको बलरामपुर में। और चीनी मंदिर ये कुशीनगर, सारनाथ, गया सभी जगह पर है। तो चीनी मंदिर महोबा में तो नहीं है, तो यानी कि उत्तर विकल्प ए है। इसके बाद देखेंगे एम्पेडा के बारे में बात की जा रही है। एम्पेडा, तो एम्पेडा की स्थापना 1972 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो इसका मुख्यालय जो है कोची केरला में है, तो केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब होती है, 24 अप्रैल 1865 को हुई थी, 24 अप्रैल 1865 में। इसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना होती है 1894 में, 1894 में स्थापना होती है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई, 1881 में होती है। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना होती है 1874 में। तो ये आपको मैच कराना था। ये क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है। रानीगंज में कोयले का पहला उत्पादन ये हुआ था 1774 में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना होती है 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण होता है 1972 में। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना होती है 1956 में। तो इसका जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट है। यूपी के बारे में देखो 2 कथन दिए गए हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, गलत है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है, गलत है। यानी कि दोनों ही कथन आपके यहाँ पर गलत हैं। ए और बी दोनों ही आपके जो हैं ये गलत हैं। उत्तर बनेगा विकल्प डी, 100 का डी आपका सही है। देखो यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है वो 4 से कितनी है, 4 से 6 वर्ष है। और जो प्राथमिक शिक्षा की आयु है वो कितनी है, तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। तो देखो ये जो पिछवाई चित्रकला है ये कृष्ण से संबंधित है। और ये जो पिछवाई चित्रकला है इसका अगर देखेंगे तो राजस्थान में इसका उल्लेख मिलता है, राजस्थान से संबंधित है ये। इसके बाद है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। भारतीय राज्यों की जो 6ठी अनुसूची है वह किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में, तो इसका जो ना AMTM आप याद रख लेना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है ये। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो पहला चरण था ये 1969 में स्टार्ट हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण ये शुरू हुआ था कब, ये शुरू हुआ था 1980 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है 1975 में और नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये आपका सुमेलित होगा। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपको व्याख्या भी मिल रही है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी से संबंधित था। इसी प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो एक आध क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गए हैं, जैसे कि 4 युग्म दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। जैसे कि अनुसंधान संस्थान और शहर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको जोधपुर में, ये करेक्ट है पहला वाला। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये शिमला में है, तो ये आपका गलत हो गया। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट असम में है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको जबलपुर MP में, सही है। तो 3 आपके यहाँ पर सही हैं। और रही बात ये कि जो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान है जो कि देहरादून बता रहे हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका केंद्रक बीज, उसके बाद आएगा आपका प्रजनक बीज, इसके बाद आएगा आधारी बीज और लास्ट में आएगा प्रमाणित बीज। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर उत्सव दिए गए हैं और किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना था। आपको पता है यहाँ पर हार्नबिल पर्व जो होता है ये कहाँ पर होता है, नागालैंड में होता है। 1 का 4, तो यहाँ पर 1 का 4 में 2 यहाँ पर मैच हो रहे हैं। इसके बाद देखेंगे संगाई पर्व मणिपुर में होता है, तो संगाई पर्व मणिपुर 2 का B का 2, तो B का 2 इसमें दिया गया है, यानी कि यही हमारा सही है। इसके बाद C का 1 है राजहंस पर्व, ये कहाँ पर होता है,
तो आंध्र प्रदेश में होगा, और हेमिस महोत्सव जो होता है ये लद्दाख से संबंधित है, तो ये आपको मैच कराना था। इसके बाद है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन स्थापित करने के लिए या संगठित करने के लिए ले आए थे। तो 109 का जवाब है आपका सी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या था? तो ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सैयद वंश के जो सुल्तान थे उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सैयद वंश ये दिल्ली सल्तनत का जो था ना वो चौथा राजवंश था। सैयद वंश जो होता है वो चौथे स्थान पर आता है, यानी क्रम में इसका स्थान चौथा था। और सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर अंत में लोधी वंश। यही था दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश जो था ये कब से शुरू हुआ था? तो 1414 से लेकर, यानी कि 1414 से शुरू हुआ और चला था 1451 तक। तो सबसे पहले आता है आपका खिज्र खान, उसके बाद आएगा आपका मुबारक शाह, फिर आएगा मोहम्मद शाह और फिर लास्ट में आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। तो यहाँ पर आपका जो क्रम है इसी प्रकार से व्यवस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आप जानते ही हैं कि जो मुरादाबाद है वहाँ पर तांबे का काम नहीं होता है बल्कि पीतल का काम होता है, तो पहला तो गलत हो गया। और मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है, ये आपका सही है। यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है केवल यही आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ध्यान देना कि जनगणना 2011 के मुताबिक जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत है 31.2%, ठीक है। इसके बाद है अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में काम करती हैं। कारण बता रहे हैं कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, यानी कि एक जड़ ऊपर हो जाती है दूसरी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इनको आपस में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो देखो फ्रेंड, जो भारतीय संविधान है उसमें जो उल्लिखित क्रम है ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका संप्रभु, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य, यानी कि विकल्प बी ही आपका यहाँ पर सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि जो पाई मेसान है, पाई मेसान की खोज होती है 1935 में खोज होती है। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? तो 1931 में होती है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज, ये हुई थी 1897 में। और प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? तो प्रोटॉन की खोज होती है 1917 में। तो यहाँ पर क्या आप कह रहे हैं, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक आपको जाना है। तो सबसे पहले तो 3 आ जाएगा और सबसे लास्ट में आएगा 1, तो 3 और 1 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो क्रम है ये आपका मैच हो रहा है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी, 1872 में। और 1881 में जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन ही नहीं है, तो लॉर्ड मेयो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यूपी के बारे में यहाँ पर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ध्यान देना इस पर। यूपी के बारे में पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना कि यूपी जो है ना ये 9 नहीं बल्कि 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। ये हैं आपके पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी कि पहला कथन आपका यहाँ पर गलत है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश को वर्षा और मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। उत्तर प्रदेश कितने आर्थिक क्षेत्रों में है? 4। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9, ये आप याद रखना। कोयले के बारे में यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसको देखते हैं। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, ये कथन आपका जो है सही है।
भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके करेक्ट हैं। इसके बाद है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या जनघनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है सी बिहार के बारे में। बिहार का जो जनघनत्व है कितना है, तो ये होगा आपका 1106, बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, इसके बाद यूपी का 829 और केरल का हो जाएगा 860। ठीक है, तो ये है जनघनत्व क्रम। तो सबसे अधिक जो घनत्व है वो बिहार में है और इसमें सबसे कम जो है आपका केरल में है 860। यूपी इसमें तीसरे स्थान पर है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको मैच कराना था सूची 1 और सूची 2। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होता है आपको कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और फॉलिक एसिड की वजह से रक्त अल्पता हो जाती है, और विटामिन B1 की वजह से बेरी नामक रोग होता है। तो ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। इसके बाद भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आपका बिल्कुल करेक्ट है। बिपिन चंद्र पाल के बारे में 2 कथन हैं। वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, सही है। 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाजी नेता थे। पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक शुरू किया था और एक न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका भी आती थी जो कि एनी बेसेंट निकालती थी। ठीक है, इसके बाद देखो योजनाएं और उसकी शुरुआत कब हुई थी। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में स्टार्ट किया गया था। ये मुस्कान स्कीम, मुस्कान योजना 2021 में आई थी, 2021 की योजना है ये। मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया था 2014 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में शुरू की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। अगला क्वेश्चन है महारानी रुद्रमा के बारे में। तो यहाँ पर रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, ये सही है। और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के ऊना शासकों को पराजित किया था, ये गलत है। तो केवल बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो न्यूटन का तीसरा नाम है, और ये है आपका विकल्प बी। यूपी के सर्कुलर नृत्य के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये अवध में नहीं होता बल्कि ब्रज में होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है। और इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो 1 और 2 दोनों नहीं है, केवल यहाँ पर आपका 2 सही होगा, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 132 में देखो क्या पूछ रहे हैं कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम आवृत्ति और फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और फिर सर्वाधिक। तो सबसे पहले आएगा आपका रेडियो तरंगें, सबसे कम आवृत्ति की होती हैं। इसके बाद अवरक्त किरणें, फिर आएगा दृश्य किरणें और फिर आपका एक्सरे। तो 4, 3, 2, 1 ये आपका सही है विकल्प डी में। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना इस पर। तो अनुच्छेद यानी कि 244, इसका वर्णन किस में मिलेगा आपको, अनुच्छेद 244 में मिलेगा। और यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ये करेक्ट है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है, विकल्प सी क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ जाता है। तो देखो क्या होता है ना, यहाँ पर 134 का जो जवाब है वो विकल्प बी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। जो पानी वायुमंडल का दबाव है वो कम हो जाता है, इसी वजह से पानी का जो क्वथनांक है वो घट जाता है, ये वजह होती है। तो ए वाला तो सही है, आर वाला आपका गलत है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 26, 40, 98 और 239 में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 26 याद रखना, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, तो यहाँ 3 वाला मैच हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, और इसके बाद संसद का जो सचिवालय है ये अनुच्छेद 239 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पर 2 कथन है, ध्यान देना इस पर, कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
तो यहाँ पर जो विकल्प बी है 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लिखित हैं, ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, ये भी आप याद रखिए। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। जैसे कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ये 1707 से लेकर 1712 तक होगा। इसके बाद जहांदर शाह के बारे में बात करें तो 1712 से लेकर 1713 तक। फर्रुखसियर का समय आता है 1713 से लेकर 1719 तक। और मोहम्मद शाह का समय आता है 1719 से लेकर 1748 तक। तो क्रम बनेगा आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। ये आपका सही कथन है। संविधान जो है वो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये गलत है। तो यानी कि केवल पहला वाला सही है, ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है, आर गलत है। तो 138 का जवाब बनेगा विकल्प ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर को। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और ये देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन होगा कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल जो है आपका विकल्प दूसरा वाला विकल्प केवल सही है। रूबी लेजर ने लाल प्रकाशपुंज को उत्पन्न किया था, तो बस यही आपका सही है। और ये जो प्रयोग हुआ था कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे डिस्कस 17वीं बीपीएससी यानी कि 13 दिसंबर 2024 को बिहार पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी, तो उसी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और इसमें भी कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए थे और इसमें कौन सा विकल्प आपका सही था। तो देखेंगे अगर आप, तो इसमें रेडियोधर्मिता का जो नियम है ये नहीं होगा शामिल, यानी कि विकल्प 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम इसमें शामिल होगा 1, 2, 4, जो कि आपका दिया गया है विकल्प सी के अंतर्गत। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन एक टेक्नोपोलिस है। टेक्नोपोलिस के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सिलिकॉन वैली को टेक्नोपोलिस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो पेट में यानी कि स्टमक में जो अम्ल स्रावित होता है ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विकल्प डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो फ्रेंड्स हर्ष का जो शासनकाल है वो आपको पता ही है, 606 से लेकर 647 एडी के बीच में रहा। और इस दौरान असम पर जो शासन रहा था ये भास्कर बर्मन का था, 600 से लेकर 650 एडी के बीच में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था। तो काफ़ी पुराना प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया था और इसका उत्तर था विकल्प डी 10 अगस्त 2020 को। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर बनेगा डी यानी कि ओडोमीटर, इसे आप कहेंगे ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित जो 2 सीटें थी उसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो देखो फ्रेंड्स इसका विकल्प डी यानी कि ये जो आपका 104वां अमेंडमेंट है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है। मार्मुगांव, मुंबई, कोच्चि और चेन्नई में। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें बंदरगाह है जो कि कृत्रिम है। तो देखो जो इसका उत्तर है वो है चेन्नई, विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या फिर मतदान से अनुपस्थित रहे। तो इसका उत्तर होगा 3 यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी कि स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन बी नारियल को। अप्रैल 2024 में शेख अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका जवाब होगा विकल्प डी यानी कि कुवैत का।
अगला क्वेश्चन है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अष्टप्रधान के बारे में बात हो रही है। तो देखो इसका जो मिलान करना है, तो इसमें जो सचिव होता था यह पत्राचार प्रभारी होता था, 1 का 2 में जाके मिल जाएगा। और पेशवा जो होता था यही प्रधानमंत्री होता था। और जो सामंत होता था, सामंत ये विदेश मंत्री होता था। अमात्य जो होता था ये वित्त मंत्री होता था। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प बी, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब बनेगा इग्नियस, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह, विकल्प ए आपका करेक्ट है। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत हैं। तो ये होते हैं मंगोलायड, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तो देखो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका सही होगा, 19 का सी सही है। इसके बाद है गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें कम तापमान चाहिए और उच्च दाब चाहिए, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। तो यह है आपका क्योंझर, विकल्प बी आपका सही है। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा लोक संग्रह, विकल्प ए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी। इसके बाद है कौन सा लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क कौन सा है। तो देखो फ्रेंड्स इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी, लिमोनाइट, यह लोहे का अयस्क होता है। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह, यानी कि विकल्प ए सही है। इसके बाद है आपका कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां पर हत्या कर दी गई। तो इसका जवाब बनेगा ईरान में, विकल्प सी करेक्ट है। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका उत्तर होगा 100 से 120 लाख करोड़, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। पूर्व से पश्चिम जो है वो सही क्रम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपका आएगा यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ सबसे पूर्व में आएगा। इसके बाद आपका आएगा नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद फिर आपका आएगा कामेत, और कामेत के बाद आएगा केटू। तो ये आपका विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना था, और यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इसका उपयोग करके आपको आंसर करना था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि वैशाली जो है यह पुष्प उत्पादन से संबंधित है, और इसके बाद बी का भागलपुर रेशमी वस्त्र से संबंधित है, और इसके बाद जमुई जो है यह किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये सोने से संबंधित है, और मधेपुरा में मिलेगा आपको रेल डिब्बा कारखाना। तो ये आपका सुमेल हो गया, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही प्रतीत हो रहा है। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए, यानी कि स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि किससे पौधे जो है तेजी से बढ़ते हैं। तो ये होगा आपका फास्फोरस, विकल्प डी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, विकल्प ए। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका विकल्प होगा 1982 में, 33 का जो है जवाब बी होगा। इसके बाद है कि द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये किताब किसने लिखी है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड ये किताब है अरविंदो घोष की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो कि हर वर्ष
23 जून को मनाया जाता है। ये थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो थीम है ना वो बी और डी को मिला के अगर होता तो पूरा होता। चलो चलें और जश्न मनाएं ये थीम थी, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं चलो चलें अलग, आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं ये अलग। तो बी और डी में से कोई एक इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो R.N. मधुलकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान कितना था? तो देखो, कृषि का योगदान है 17.7%, उद्योगों का है 27.6% और सेवा क्षेत्रों का है 54.7%। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि पटना में स्थित है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो देखो यहाँ पर जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, यही होता है अग्निशामक का घटक। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो ये होता है आपका एंथ्रेक्स। विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसके बाद है कि इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 24 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ध्यान देना कि इस बार इसका आयोजन जापान में योकोसुका में किया गया था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। 43 का विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स ये होते ही हैं जो है 45 का ए इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं ये दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना कि जो चेर राजवंश है इसकी राजधानी वंजी या करूर मानी जाती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, इसके लेखक कौन थे? तो गरीब हिंदुस्तान ये बिहार में 1930 में अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित कृति थी। इसके लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये हैं मोहम्मद वली हसन। ठीक है, मोहम्मद वली हसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान कितना है? तो फ्रेंड्स ये योगदान होगा आपका 26%। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नासो के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर जो 23.3% से 37% तक, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है कि 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर है विकल्प बी, यानी कि रूस के द्वारा। ठीक है। और फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन क्या है? तो मेलामाइन क्या है? यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, उपयुक्त सभी आपका उत्तर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो फ्रेंड्स ये बनेगा 4.5%। ठीक है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष ये संपादित किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब बनेगा PN ओझा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो ये कवक होते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो जैसा आप जानते हैं कि घोषणा हुई थी 1911 में, स्थानांतरित किया था 1912 में। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प सही हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम विकल्प डी को भी मान सकते हैं। इसके बाद है जोजिला सुरंग किन स्थानों को जोड़ती है? तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो जोजिला दर्रा है ये आपको श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो 58 का जो सी है ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये लेखक कौन है? तो R अश्विन और S मोंगा। विकल्प डी आपका करेक्ट है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया?
तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है अबू धाबी में किया गया था। इसका विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में प्रथम कृत्रिमी तैयार किया गया तत्व कौन सा है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कौन सा एलिमेंट है जिसको तैयार किया गया है। तो ये आपका होगा टीसी, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसके बाद है कि CGTMSE का पूरा रूप क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो सब मैचिंग लग रहा होगा आपको, जरा सा अंतर इसमें दिया गया है जो कि विकल्प डी में है, यही हमारा सही होगा। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपको पता ही है कि ये नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कौन सा रक्त का लाल तरल भाग होता है। तो इसका जवाब बनेगा जो आपका तरल भाग ना, रक्त का तरल भाग, ये प्लाज्मा होता है। और आजीविका संप्रदाय के बारे में विचार करें तो यहाँ पर जो आजीविका संप्रदाय था, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा सही है। मक्खली गोसाल इसके महत्वपूर्ण नेता थे, ये करेक्ट है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये गलत है, बी वाला सही है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, यानी कि ए, बी और डी सही है। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के मिनास गरिस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो मिनास गरिस नामक प्रांत है, यहाँ पर मिलेगा आपको लौह अयस्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा, विकल्प सी सर्वहितैषी। और किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है। तो ये है आपका कॉमेट, ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिन होगा। देखो ये प्रश्न आ गया यहाँ पर, फिलहाल उत्तर तो इसका शनिवार है। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो पेंसिल्वेनिया, विकल्प ए करेक्ट है। 2023 में मोबाइल फोन निर्माण में भारत की स्थिति है दूसरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सीन नदी के किनारे कौन स्थित है। पेरिस, बेलग्रेड, लिस्बन और बुडापेस्ट में। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो है पेरिस। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में एक क्या है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ये है कि न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, विकल्प डी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं संगठन और मुख्यालय, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से मैच होगा। स्वदेशी सेवक होम ये वैंकूवर में करेक्ट है। यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में सही है। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में सही है। INA या आज़ाद हिंद फौज रंगून में ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प डी है ये आपका सही है। 76 का जो डी है ये करेक्ट है। इसके बाद है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो फ्रेंड्स, इसे मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, विकल्प सी सही है। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया। तो देखो ये था कोझिकोड, 78 का बी करेक्ट है। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या मानी जाती है। जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कोशिका को माना जाता है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा शामिल इसमें नहीं है। तो देखेंगे ऊर्जा सुरक्षा शामिल है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता ये भी शामिल है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण ये भी आपका शामिल है, सतत विकास ये शामिल नहीं है। तो 81 का जवाब बनेगा विकल्प सी। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है। तो कौन सी अपवाह प्रणाली है जिससे बिहार की भूमि जो है वो अपवाहित होती है। तो इसका जवाब बनेगा घाघरा, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा भूमि उपजाऊ होती है, मरु, रेगिस्तान, इसके अलावा है साद वाला घास, देवमात्रिक वर्षा से सिंचित। तो कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए सभी सही हैं, तो हमारा उत्तर बनेगा विकल्प डी। आप एक बात और याद रखिएगा कि अमरकोश के अनुसार भूमि के 12 प्रकार माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। पंचायतों का जो लेखा प्रबंधन है उससे संबंधित नियम 243 जे के अनुसार कौन बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विकल्प बी, राज्य विधान मंडल, विकल्प बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क बल है, यानी कि बिना संपर्क के ही वो बल स्थापित करता है। ये आपका होगा चुंबकीय बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिसका जीवन का संबंध जो है वो सूरज से है, तो विकल्प डी करेक्ट होगा। राजा प्रवर सेन के बारे में यहाँ पर विचार करना है। प्रवर सेन वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। अपने पिता बिंदुशक्ति के उत्तराधिकारी बने थे। उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प है वो आपका डी सही होगा। सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके बाद समाचार पत्र और उसके संपादक, तो यहाँ पर आपको मैच कराना है। तो देखते हैं, जैसे कि आप बात करें यहाँ पर फ्री हिंदुस्तान के बारे में, तो फ्री हिंदुस्तान के संपादक थे तारकनाथ दास। इसके बाद है इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया के जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, और बंगाली के कौन हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो आपका जो विकल्प बी है ये आपका सही हो रहा है। किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? तो ये था 57 किलोग्राम वर्ग, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। इसका उत्तर है कटिहार, विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद है बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये है शिक्षा क्षेत्र को, विकल्प डी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब बनेगा एल्यूमिनियम। 93 का ए करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो ये फ्रेंड्स ये है 85 ईयर, 85 वर्ष। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो तीनों में है, तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी आपका करेक्ट होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो देखो ये जो शब्द जोड़े गए थे उसमें था आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों, जिनको आप ईवीटीजी कहते हैं, में एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है? ये है अंडमान निकोबार में पाई जाती है ये जनजाति सोमपेन, और पहली बार इन्होंने अपना वोट दिया है। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका 54,111। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो फ्रेंड्स ये था गया, विकल्प डी करेक्ट है। इसके बाद है कि निम्नलिखित को सुमिलित करिए और सही कुटु का उपयोग करिए। यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक संगठन और संस्थापक। जैसे कि बात करें अगर खाकस्वार के बारे में, तो इसके संस्थापक हैं इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी ये बनाई गई थी किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई BR अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 100 है इसका जवाब बनेगा विकल्प बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, विकल्प डी आपका सही है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो नाम से ये स्पष्ट है, ये पटना में स्थित है, पटना, विकल्प सी आपका करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो देखो ये जो बिहुला महोत्सव है ये भागलपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो ये होता है विकल्प सी, R=V/I। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 102(1)(a। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप, सब मैचिंग था, केवल लास्ट वाला थोड़ा सा अंतर था। तो अनुच्छेद 102(1)(a जो है यह ऐसा अनुच्छेद है जो कि किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो देखो जो हर्यक वंश है इसकी स्थापना बिम्बिसार द्वारा की गई थी, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। रुचिरा काम्बोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में रिटायर हो गई हैं, के बारे में कौन सा सत्य है? तो देखो इसका जवाब बनेगा विकल्प सी, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला था, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
इसके बाद देखेंगे कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। तो देखो यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ, जो चूना बुझा नहीं था, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, तो 2 और 3 ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, इसमें ऊष्मा जो है वो निकलती है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में जो कटौती प्रस्ताव होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। विकल्प ए आपका सही है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो यहाँ पर सम्राट चौधरी के द्वारा, 110 का डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था मार्च 1912 में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन होगा, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो 112 का सही जवाब है सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। विकल्प सी आपका सही है। कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 113 का जवाब बनेगा यहाँ पर 1.4 kW पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है कि कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी पद का पुनर्गठन ये नहीं है, बल्कि प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी, 1935 के अधिकार का मूल्यांकन और भारत के संघ का प्रस्ताव, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो ये पहला वाला शामिल नहीं है। 114 का जवाब ऑप्शन ए है। इसके बाद है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? आपको पता ही है कि जो 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो ये था विकल्प बी, तांती तंतवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखो बात क्या हो रही है यहाँ पर, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका जवाब बनेगा कार्लोस अल्काराज ने। विकल्प डी। किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया है जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे पर 2 बार चढ़ाई पूरी की है? तो ये है सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो फ्रेंड्स ये है 918। इसके बाद है कि किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका प्रकाश को अवशोषित करना। विकल्प डी। राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका जवाब बनेगा विकल्प बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रति सरकार बनी थी सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल बना था तालछड़ उड़ीसा में, और जाति सरकार बनी थी तामलुक बंगाल में, लेकिन रहती सरकार नहीं बनी थी। तो यहाँ पर ए जो है गलत है और यही हमारा आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। विकल्प डी आपका करेक्ट है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? तो नंद वंश आया था। नंद के बाद कौन आया था? मौर्य आए थे। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो इसका जवाब बनेगा फ्रेंड्स विकल्प सी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी। 125 का विकल्प सी आपका करेक्ट है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो ये है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ये पुलिस उप निरीक्षक बनी है। निम्नलिखित में कौन सा एक जायद फसल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है जायद फसल के बारे में। और देखो चना ये रबी की फसल होती है, और सरसों ये भी रबी की फसल है। कपास जो है ये आपको पता ही है ये खरीफ की फसल है, और चारा जो है ये जायद की फसल आप मान सकते हैं। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन होगा कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं गिद्धौर से। विकल्प बी। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार है इसका मुख्य आधार है अफीम। विकल्प बी करेक्ट है। ये पूछ रहे हैं कि पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका विकल्प सी आपका सही होगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। विकल्प सी आपका सही है।
अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो जवाब बनेगा विकल्प डी, 9 देशों ने। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? तो इस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो देखो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी छोटी आंत। 134 का जवाब विकल्प सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? तो ये जवाब बनेगा 91वां संशोधन, विकल्प सी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन है कि एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये हैं आलोक शुक्ला जो कि भारत से हैं। इसके बाद है रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो फ्रेंड्स ये बनी थी 1876 में, विकल्प डी करेक्ट है। कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? तो देखो कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, विकल्प ए सही है। किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? किसके साथ साथ एंडीज जो है वो फैला हुआ है? तो इसका जवाब बनेगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 41 का सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिन्हें अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो वो एक ई रिक्शा चालक हैं, विकल्प डी करेक्ट है। सूक्ष्मजीवियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहा जाता है अपघटन। और कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें है धीरू भाई अंबानी, उत्तर बनेगा। इसके बाद जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है चाइना। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला जो पशु मेला होता है वो होता है सोनपुर मेला, विकल्प बी आपका सही है। इसके बाद है आपका संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, विकल्प ए आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन होगा कि कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण यहाँ पर पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन का जलना। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये है दक्षिण का पहाड़ी भाग। और ये अंतिम प्रश्न था कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जे थॉमसन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 3 परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का हमने यहाँ पर सुपरफास्ट रिवीजन कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।